अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल फ्रॉम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। अच्छा, अब हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम पढ़ेंगे किस तरह, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोशिश करूँगी कि टॉपिक हम डिस्कस कर लें कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, किस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, किससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे, ठीक है। अगर टॉपिक में कोई ऐसा रीज़न आता है तो वो भी मैं साथ मेंशन कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा मेरी कोशिश ये रहेगी कि जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सप्लेनेशन, हम साथ ही उसका एक टेस्ट भी अरेंज कर लें एमसीक्यूज़ का, ताकि साथ ही तुम लोगों की प्रिपरेशन भी होती रहे। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करनी है बुक रीडिंग, ठीक है। जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, क्या करना है, बुक ओपन करनी है, बुक में वो टॉपिक गिवन है उसको एक बार रीड करना है। रीडिंग के साथ ही वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट भी करना है, ठीक है। बुक रीडिंग से क्या फ़ायदा होगा, बुक रीडिंग से दो फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हमारा जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो भी कवर होगा इससे, और हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी बुक रीडिंग से कवर हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग भी कहाँ से आएंगे, बुक से ही आएंगे, और एमसीक्यूज़ भी बुक से ही आएंगे। अच्छा, अब बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि एक बार बुक रीड करके कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो ऐसा होगा और किसी को भी याद नहीं रहता। तो हमने क्या करना है कि जब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने उस चैप्टर को कंप्लीट रीड कर लिया, ठीक है। अब जब उस चैप्टर का टेस्ट होगा तो दोबारा से बुक ओपन करनी है, उन पॉइंट्स को दोबारा से देखना है, तो एक बार वो रिवीजन हो गया। फिर जब हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम होगा तो फिर क्या करना है, जो चैप्टर्स मिड टर्म में इंक्लूड है उनको एक बार ओपन करना है लास्ट में, और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको एक बार दोबारा देख लिए, तो उससे 2 बार रिवीजन हो गया, ठीक है। फिर जब रिवीजन टेस्ट होता है तो उसमें देख लिया, फिर एनुअल एग्ज़ाम में एक बार देख लिया, तो इस तरह से कई बार रिवीजन हो जाएगा, तो चीज़ें फिर याद हो जाएंगी लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट है तो उसको भी बुक में ही मेंशन कर लो, ताकि जब बुक रीड करो या रिवीजन करो तो साथ ही वो पॉइंट्स भी रिवाइज हो जाएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि डिस्कस करना ज़रूरी थे, क्योंकि जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो बुक रीडिंग लास्ट में करनी है, स्पेशली बायो में। तो हम आ जाते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ। हमने क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी बहुत से स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है, ठीक है। स्टार्ट होता है एटम से। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। फिर एटम से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक एटम है, उससे मिलकर मॉलिक्यूल्स बने। फिर जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनता है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक लार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, एक लार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर जब डिफरेंट तरह के मैक्रो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो एक सेल बनता है, ठीक है, सेल बन गया। अब जब बहुत से सेल्स आपस में जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो वो क्या बना लेंगे, एक टिश्यू, ठीक है। कि डिफरेंट सेल्स हैं, ये देखो आपस में ये सारे कंबाइन हुए हुए, तो ये क्या बन गया है, एक टिश्यू। टिश्यू की एग्जाम्पल है लाइक कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये क्या है, सारे टिश्यूज़। अब जब डिफरेंट तरह के टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो वो बना लेंगे एक पूरा ऑर्गन। ऑर्गन की एग्जांपल्स क्या हैं, लिवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स। अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बना लेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर किडनी है, किडनी के साथ कनेक्टेड है यूरेटर, फिर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, तो ये पूरा क्या बन गया, एक सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम बन गया। इसके अलावा और सिस्टम्स कौन से हैं हमारी बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये सारे क्या हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब जब ये सारे सिस्टम कंबाइन हो जाएंगे तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग बीइंग बन जाएगा। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दी जाती है एक बिल्डिंग की। एक बिल्डिंग किस चीज़ से बनती है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ब्रिक्स। बहुत से ब्रिक्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या बना लेता है, एक वॉल, ठीक है, एक दीवार बन जाती है। उसके बाद फिर जब हम वॉल्स को कंबाइन करते हैं तो एक रूम बन जाता है। फिर जब बहुत से रूम्स हो जाते हैं तो क्या होता है, एक फ्लोर बन जाता है। फिर जब डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं तो पूरी एक बिल्डिंग बन जाती है। तो इस
तरह से स्मॉल यूनिट्स कंबाइन होते जाते हैं और लार्ज स्ट्रक्चर्स बनते जाते हैं। स्मॉल यूनिट्स के कंबाइन होने से एक लार्ज स्ट्रक्चर बन गया। बिल्कुल उसी तरह से स्मॉल यूनिट्स हैं, उनके कंबाइन होने से लार्ज स्ट्रक्चर बनते जा रहा है। इन द एंड क्या बन रहा है? एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अब इन तमाम स्टेजेस पर लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल के लेवल पे। ठीक है, सेल क्या है? एक लिविंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद के तमाम स्ट्रक्चर्स क्या हैं? लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं। इस स्टेज से लाइफ शुरू होती है। इससे पहले के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे नॉन लिविंग हैं। इसीलिए हम सेल को कहते हैं कि वो बेसिक यूनिट है लाइफ का, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि लाइफ शुरू कहाँ से हो रही है? सेल के स्टेज पर। और जब एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, वो भी कैसे बनता है? दो सेल्स के कंबाइन होने से ही बनता है। एक मेल और एक फीमेल सेल के कंबाइन होने से ही एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। तो लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है? सेल से। अच्छा, अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है? ये बातें डिस्कस करने का मकसद क्या था कि तुम लोगों को समझ में आ जाए कि हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने इनको डिस्कस करना है इस चैप्टर में। वो मॉलिक्यूल्स जो आगे जाके सेल बनाएंगे, फिर टिश्यूज़ बनाएंगे और फिर पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि हमने पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा। अच्छा, प्लीज़ चीज़ों को साथ लेके चलना, क्योंकि बायो का कोर्स बहुत लेंदी है। मुश्किल नहीं है, ईजी है, बट बहुत लेंदी है। ठीक है, तो चीज़ों को साथ लेकर चलना। जो भी टॉपिक हमने जब पढ़ा उसको बुक से उसी वक्त रीड कर लो, पॉइंट्स हाईलाइट कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर पेंडिंग पे डाला तो फिर एक्स्ट्रा बर्डन होगा। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? अ केमिकल कंपाउंड फाउंड इन और प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स सिंपली। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल वो तमाम मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ से रिलेटेड हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद हैं। ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बन रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तमाम मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? आगे जाकर पूरी बॉडी बना रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। तो वो तमाम मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं या उनके अंदर बन रहे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल की एग्जांपल में हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये तमाम क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। और इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अच्छा, अब इसके बाद बायोकेमिस्ट्री क्या है? तो इन तमाम मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो केमिस्ट्री है, लाइफ से रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री है, वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री। इसको हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो तमाम केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद हैं, उनकी स्टडी करना, वो क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री। या फिर हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में बहुत से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उन केमिकल रिएक्शन को पढ़ना, ये भी क्या है? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो वो तमाम केमिकल सब्सटेंसेस जो लिविंग बॉडी में प्रेजेंट है उनकी स्टडी करना, और साथ ही साथ वो तमाम प्रोसेस, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी में हो रहे हैं, उनकी भी स्टडी किस में होगी? बायोकेमिस्ट्री में। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। अब इम्पोर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की? क्यों पढ़ना ज़रूरी है बायोकेमिस्ट्री को? क्यों बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है? तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉर्मल प्रोसेस और एबनॉर्मल प्रोसेस। देखो, हमारी बॉडी में बहुत से प्रोसेस हो रहे हैं, तो उन तमाम प्रोसेस की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ पर मिलेगी? बायोकेमिस्ट्री में। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज के बिना हम अपने बॉडी में जो प्रोसेस हो रहे हैं उनको नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल, सेल है, सेल में एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। सेल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या करता है? हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। डीएनए का एक काम ये भी है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 मैट्रिक में। डीएनए से क्या बनता है?
आरएनए, फिर आरएनए से जाके बनता है एक पूरा प्रोटीन और फिर ये प्रोटीन हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, अगर हमें डीएनए के बारे में कुछ नहीं पता, हमें आरएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता, आरएनए का फंक्शन नहीं पता, तो हम इस पूरे प्रोसेस को कैसे समझ सकेंगे? हम इस प्रोसेस को समझ ही नहीं सकते। हम फिर उस फंक्शन को कैसे समझेंगे जो ये प्रोटीन आगे परफॉर्म करेगा? प्रोटीन भी तो एक बायोमॉलिक्यूल है, हमें नहीं पता कि प्रोटीन क्या है, कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हम उसके फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, पहले तो इसलिए कि हमें अपना नॉर्मल प्रोसेस पता हो। तो ये बात तो हो गई नॉर्मल प्रोसेस की। अब अगर इस नॉर्मल प्रोसेस में कहीं पर भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी आएगी तो हम उससे भी आइडेंटिफाई कर सकेंगे, क्योंकि जब हमें नॉर्मल प्रोसेस पता है तो हम एबनॉर्मल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये जो डीएनए है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई, म्यूटेशन हो गई, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस चेंज हो गई, अब ये आरएनए चेंज बन रहा है, अब ये प्रोटीन भी डिफरेंट बन रहा है। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है इंसुलिन, इंसुलिन ने क्या करना था? ग्लूकोज को कम करना था, अब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हो रही है, ग्लूकोज इंक्रीज हो रहा है, मीन्स के प्रॉब्लम यहाँ कहीं पर है। ठीक है, ये तो बात होगी, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एबनॉर्मल प्रोसेस को। ये भी कैसे पॉसिबल हो सका? बायोकेमिस्ट्री की वजह से। अब एबनॉर्मल आइडेंटिफाई करने से हुआ क्या कि हम इसको ट्रीट कर सकेंगे। अगर हमें पता है कि भाई इंसुलिन ठीक नहीं बन रहा, तभी ग्लूकोज कम नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन बाहर से इंसुलिन दे देंगे, ग्लूकोज कम हो जाएगा, डायबिटीज़ ट्रीट हो जाएगी। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब हमने एबनॉर्मेलिटी को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री की। और अब जो मेजर काम हो रहा है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर ही हो रहा है। ठीक है, कि कोई भी डिज़ीज़ कैसे हो रही हो उसको माइक्रो लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे आइडेंटिफाई किया जाए। अब इस पे रिसर्च हो रही है और फिर उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर ही ठीक कर दिया जाए। ठीक है, अब रिसर्च, अब काम इस पर हो रहा है कि जैसे इंसुलिन तो यहाँ पर दे दी, लेकिन मसला कहाँ था? डीएनए में ना। तो हम डीएनए के सीक्वेंस को ठीक कर दें तो फिर आगे का पाथवे सही हो जाएगा। तो अब इस चीज़ पर काम हो रहा है कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, अपना मेलेडी को आइडेंटिफाई करें और फिर उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर ही ठीक करें।